हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनवी एजुकेशन पे। और आज हमारी जो जीएस सुधा की अगली क्लास होने वाली है। ओके, तो आज हमें पढ़ना है ब्रिटिश ताज का शासन। देखिए, हमने 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ लिया था और उसके आगे आज आपका 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, वहां से लेके हम पढ़ेंगे 1947 ईस्वी तक के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक। ओके, तो शुरू करते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, शुरू करते हैं भाई। इस अधिनियम का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य 1857 के विद्रोह जैसी घटनाओं के पुनरावृत्ति को रोकना था। इस अधिनियम को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाले अधिनियम भी कहा जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं था भाई, भारत के शासन को अच्छा बनाने के लिए नहीं, अपने लिए सुगम बनाना था इन लोगों को। ऐसा इन लोगों के अंदर कुछ भी नहीं था भाई, समझ गए। इस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन सीधे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया, यानी कि ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश जो महाराज होगा, ब्रिटिश में जो सत्ता होगी, वही सत्ता किसको नियंत्रण करेगी? भारत का नियंत्रण करेगी। ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वायसराय भारत में ब्रिटिश संसद का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया, यानी कि जो भी यहाँ पे घटनाएं होंगी उन सभी का जो जवाबदेह होगा वो वायसराय होगा। ओके, तो कैनिंग जो था, इससे पहले 1856 में यह भारत का गवर्नर जनरल बना था और इसी को भारत का वायसराय बना दिया गया था। तो कुछ बदला तो है नहीं, ठीक है, बस तुमने नाम बदल दिया। पहले बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, फिर उसी को तुमने बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया, फिर उसी को तुमने भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। ठीक है, अब उसी को तुमने भारत का वायसराय कर दिया। तो भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय था कैनिंग। आगे बढ़ते। इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक बोर्ड और निदेशक बोर्ड दोनों को समाप्त कर दिया गया। मेरा क्वेश्चन ये होगा कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस अधिनियम के द्वारा गठित हुए थे, बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। तो ये कौन सा था? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि किसके द्वारा भेजा गया था? विलियम पिट के द्वारा। हाँ, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पे एक नया पद भारत में गठित किया गया, भारत का राज्य सचिव। ठीक है, ये कौन होगा? तो ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा, जो कि सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। यानी कि जो भी भारत के लिए जो भी फैसले लिए जाएंगे वायसराय के द्वारा, उसको विनियामक कौन करेगा? तो भारत का राज्य सचिव करेगा। और जो भी यहाँ पे चीजें घटित होंगी, जो गलत हो या सही हो, अगर ब्रिटिश संसद में सवाल उठेगा तो उसके प्रति जवाबदेह कौन होगा? तो भारत का राज्य सचिव होगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, चलिए। भारत के सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारत परिषद का भी गठन किया गया। यानी कि जो अभी के समय आप परिषद देखते हो ना, ये उस समय पे गठित हुई थी। किसकी सहायता के लिए? सचिव की सहायता के लिए। ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं और अर्थव्यवस्था जैसे विषयों में भारत सचिव भारत परिषद की राय मानने के लिए बाध्य रखा गया था। किसको? वायसराय को। ठीक है, क्योंकि वायसराय ही सारी नियमावली और वगैरह ये सारी चीजें बनाता था। तो उसके ऊपर ये प्रेशर दिया गया कि भारत का जो राज्य सचिव होगा, ठीक है, और जो उसकी परिषद होगी, उनका जो फैसला होगा अखिल भारतीय सेवाओं में और अर्थव्यवस्था में, ठीक है, उसमें आपको मानना ही होगा। ये चीज कही गई थी कहाँ पे? 1858 के भारत परिषद अधिनियम में, या सॉरी भारत शासन अधिनियम में। अब आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया कि इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय सदस्यों
सदस्यों को वायसराय की परिषद में शामिल करने की शुरुआत होगी। ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या था एक्चुअल में, ये यहाँ पे प्रेशर आने लगा था भारतीयों की तरफ से कि हमारे लिए नियम बना रहे हो और हमारे लोग ही नहीं है तुम्हारी परिषद में। तो ये कहा गया। अब यहाँ पर कितने सदस्य हो गए थे भारत, मतलब वायसराय की परिषद में, तो कितने सदस्य हो गए थे, टोटल 6 सदस्य हो गए थे। ठीक है। यहाँ पे कहा गया कि मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12, और उनके जो आधे होंगे ना, देखिए यहाँ पे 2 तरीके से परिषद का गठन किया गया था। कैसे किया गया था, तो यहाँ पे ये कहा गया था कि जो वायसराय होगा और उसकी कार्यकारिणी परिषद होगी, उसमें जो स्थायी सदस्य होंगे वो होंगे 5, और इसको कहा गया सरकारी निकाय। ठीक है। और इसके अलावा अन्य जो अस्थायी सदस्य होंगे वो मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12, और जो कम संख्या होगी, यानी कि जितने भी सदस्य गठित होंगे उनके आधे क्या होंगे, भारतीय होंगे। तो सबसे पहले 6 सदस्यों का गठन किया गया था, और इसमें से 3 आपके भारतीय रखे गए थे, जिसमें 1862 ईस्वी में कैनिंग ने 3 भारतीयों को अपनी कार्यकारिणी परिषद में रखा था। कार्यकारिणी परिषद में नहीं, अस्थायी परिषद में। ठीक है। जिसमें आपके बनारस के राजा देवनारायण, पटियाला के महाराजा नरेंद्र देव, ठीक है, और सर दिनकर राव, इनको विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। गवर्नर जनरल की कार्यपालिका का विस्तार किया गया। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल शायद नहीं होगा, ठीक है, गवर्नर जनरल गलती से लिख गया होगा, अलग बात है, मगर वायसराय की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया, और इसमें विधि विशेषज्ञ के रूप में एक 5वां सदस्य भी शामिल किया गया। ओके। गवर्नर जनरल को यानी कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ये जो आपातकालीन स्थिति जो आप इस समय देखते हो ना, जिसमें आपका राज्य अध्यादेश जो आपका आर्टिकल 123 के अंतर्गत है, वही शक्तियां यहाँ पे दी गई थी। किसको, वायसराय को। ठीक है। आपातकालीन स्थिति में 6 महीने तक ये प्रभावी होगी। ठीक है। जहां पे आप देखते हो कि आर्टिकल 123 के तहत अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके किसी भी नियम को पारित कर देता है, और वह नियम कितने दिनों के अंदर, तो 6 वीक्स के अंदर फिर से संसद का जो सत्र होगा वो शुरू होगा, और उसका विनियामक किया जाएगा। ठीक है, उस नियम का। तो ये शक्तियां आई कहां से थी, इसकी नींव कहां पे पड़ी थी, तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इसमें गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। ठीक है। और ये एक्चुअल में 356 जो है आपका राज्य आपातकाल, उसकी भी कहानी ऐसी ही है। ठीक है। तो यहां से आगे बढ़ते हैं भाई। इस अधिनियम के द्वारा मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां प्रदान करने की शक्ति दी गई थी। ठीक है। 1833 के द्वारा ये शक्तियां छीन ली गई थी। 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें ये शक्तियां छीन ली गई थी, और ये कहा गया था कि भारत का गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद ही पूरे भारत के लिए नियम का प्रबंधन करेगी। लेकिन 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ये शक्तियां पुनः मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को दी गई। ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब विधान परिषद का गठन हुआ। यानी कि अभी तक ये हो रहा था कि जो भी चीजें जो अंग्रेज जो हथियार रहे थे उन सभी को बंगाल के अंदर डालते जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद का गठन किया गया। ठीक है। विधान परिषद जैसे हमने आपको भी बताया। ठीक है। कैनिंग ने विभागीय प्रणाली यानी कि पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। यहाँ पे पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है मेरे भाई कि जैसे आप अभी टाइम पे देखते हो ना कि गृह मंत्री गृह मंत्रालय संभालता है, शिक्षा मंत्री शिक्षा को संभालता है ना, और इसी तरह आपके अलग अलग
प्रबंधन के लिए अलग अलग मंत्रियों का गठन किया जाता है, तो वही आपकी पोर्टफोलियो सिस्टम कहलाती है। ठीक है। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधानमंडल में न्यूनतम 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्य नामांकित किया जा सकता था, और इस नामांकित सदस्यों में से आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे। वही मैंने आपको बताया ना कि जितने भी आपके सदस्य होंगे उनके आधे आपके भारतीय होंगे और उनको गैर सरकारी सदस्य के रूप में रखा जाता था। ठीक है। और यहाँ पे कितने लोग आए थे, तो यहाँ पे आए थे 3 लोग। ठीक है। बनारस के राजा देवनारायण, पटियाला के महाराजा नरेंद्र देव और संत दिनकर राव। आगे बढ़ते हैं भाई। इस अधिनियम की कुछ कमियां भी थी, तो वो देख लेते हैं भाई। विधान परिषद के गैर सरकारी सदस्यों की कोई प्रभावी भूमिका नहीं थी, और ना तो कोई प्रश्न पूछ सकते थे और ना ही बजट पर बहस कर सकते थे। यानी कि भैया आओ, सिर्फ आपके लोगों को एहसास कराने के लिए। और ये जो 3 लोग गठित किए गए थे ना, इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है। इसलिए इनका गठन किया गया था कि भैया कहने के लिए भी हो जाएगा कि हमने भारतीयों को तो स्थान दे रखा है, और ये भी हो जाएगा कि यार हाँ हमारे ही लोग हैं, हमारे खिलाफ कुछ बोलेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे यही कहा गया था कि यहाँ पे ना तो उन लोगों को प्रश्न पूछने की कोई छूट थी, और ना ही ये लोग बजट पे बहस कर सकते थे कि भैया आओ शकल दिखाओ, हाजिरी लगाओ, जाओ। ठीक है, जो करना है हम लोग कर लेंगे, ये बात थी। ठीक है। गवर्नर जनरल केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर वीटो का प्रयोग कर सकता था। यानी गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय जो था, वो किसी भी विधान परिषद द्वारा किसी भी विधेयक जो पारित किया गया है उस पर वीटो कर सकता था, उसको रोक सकता था। ठीक है। तथा ब्रिटिश संसद किसी भी विधि को अस्वीकार कर सकती थी। यानी कि भारत सचिव अगर उस पर प्रस्ताव पारित कर देगा कि नहीं ये आपका पारित नहीं होगा, तो उसके ऊपर वो चीजें लागू नहीं होंगी। ठीक है। तो ये इसकी कुछ कमियां थी। फिलहाल हमें क्या ही कर सकते हैं यार हम लोग, है ना। उस टाइम पे भी लोग गद्दार थे, आज के टाइम पे तो और भी हैं। तो आज भी हम कुछ नहीं कर सकते, उस टाइम पे भी कुछ नहीं कर सकते थे। खैर, पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई करते हैं। चलो, भारत परिषद अधिनियम 1892 अगला एक्ट आता है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त यानी कि गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहता था। यानी कि जो मैंने आपको बताया ना, कार्यकारिणी परिषद जो हुआ करती थी वायसराय की, उन्हीं का बहुमत हुआ करता था, सदस्य केवल बढ़ा दिए गए गैर सरकारी। ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर दी गई। अब सदस्यों को आर्थिक नीति और बजट पर बहस करने की अनुमति प्राप्त हो गई, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद में केंद्रीय विधानसभा में अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 निश्चित की गई। ठीक है। और इनमें से 10 सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। जो पहले 6 और 12 हुआ करती थी, वो अब हो गई 10 और 16। और उनमें से 10 को फिक्स कर दिया गया कि भैया 10 तो रखो ही, है ना, भारतीय, यानी उनको गैर सरकारी बोला जाता था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह थी कि निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। प्रांतीय परिषदों में के गैर सरकारी सदस्य जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, नगर पालिका और वाणिज्य मंडल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाने लगे। यानी कि ये जो आपके जो गैर सरकारी सदस्य थे वो जिला बोर्ड, ठीक है, विश्वविद्यालय, नगर पालिका और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बुलाए जाने लगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे आता है आपका भारत परिषद अधिनियम 1909। ये 1909 का जो अधिनियम था, इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस समय मार्ले जो थे आपके, वो भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। मिंटो ने इस दिन को भारत के इतिहास की युगांतर घटना बताया है। ऐसा कुछ भी नहीं था भाई, ये लोग अपने नाम के आगे लॉर्ड लगाते थे, कुछ भी बोल देते थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके।
इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत परिषद अधिनियम 1892 की कमियों को दूर करना, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई और केंद्रीय परिषदों में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ा के, जो अभी 6 से 12 हुई थी, 6 से 12 से 10 से 16, अब उसको बढ़ाया गया 16 से बढ़ाकर उसको 60 कर दिया गया था। ठीक है, जबकि प्रांतीय विधान परिषद में इनकी संख्या अलग अलग थी। जो केंद्र की जो विधान परिषद थी, केंद्र की जो विधानसभा थी, उसमें 60 हो गई थी। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया, परंतु प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति दी गई। यानी कि केंद्र में भैया आपका कोई मतलब नहीं है, आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, जो माना जाएगा सरकारी सदस्यों का ही बोलबाला होगा। लेकिन आप प्रांत में जो है बोल सकते हो कि हाँ। आगे, इस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय का वायसराय और गवर्नर की कार्यपालिका परिषद के साथ संगठन बनाने का प्रावधान किया गया, जिसके फलस्वरूप सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम सदस्य बने थे। ओके, यानी कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो आपके सरकारी सदस्य हुआ करते थे, जो कार्यपालिका के जो वायसराय के साथ मिलकर काम करती थी, उसमें पहले व्यक्ति जो भारतीय कोई गए थे वो थे आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ओके, इस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इस प्रणाली के आधार पर ही प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों तथा जमींदारों के लिए भी अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। यहाँ पे मुख्य उद्देश्य उन लोगों का ये था, मार्ले और मिंटो का, कि फूट डालो राज करो, जो आपने एक बहुत बार सुना होगा ना, वो यहाँ पे नारा जो था इसी अधिनियम में दिया गया था। ठीक है, मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जनक माना जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो मिंटो के समय पे ही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जनक माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं हमेशा से करवाता आया हूँ सर के नोट्स से, तो मैं ले आता हूँ नोट्स को 1 मिनट में। चलिए, अब हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जानेंगे और जानते हैं भाई। चार्टर एक्ट की बात करते हैं, जिसे राजलेख भी कहा जाता है या फिर आदेश भी कहा जाता है। तो अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था? 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इसके बाद होती है 1857 की जो क्रांति। ठीक है, और इसके बाद आते हैं आपके भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम और भारत परिषद अधिनियम। यानी कि जो अभी तक चार्टर के नाम से आ रहे थे, राजलेख के नाम से आ रहे थे, वो अब भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम और भारत सरकार अधिनियम के नाम से आएंगे। इसके तहत आता है सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें कहा गया कंपनी का शासन अब समाप्त होगा और ब्रिटिश ताज का शासन लागू होगा, यानी कि सीधा नियंत्रण कौन करेगा? ब्रिटिश सरकार अभी भारत पर सीधा नियंत्रण करेगी। ठीक है, इसमें यह कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें आपके 24 मेंबर हुआ करते थे, या सॉरी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 मेंबर हुआ करते थे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसमें आपके 24 मेंबर हुआ करते थे, जिसको बाद में घटा के 18 कर दिया गया था। ठीक है, इनकी जो नियंत्रक प्रणाली है उसको समाप्त किया जाता है। अब इनकी जगह पे गृह सरकार की स्थापना की जाएगी, यानी कि होम गवर्नमेंट की स्थापना की जाएगी। गृह सरकार क्या थी? तो गृह सरकार के अंतर्गत सबसे पहले भारत का सचिव का पद बनाया गया, जो कि आपके ब्रिटिश सरकार का कैबिनेट मंत्री होगा। ठीक है, और इसके लिए एक 15 सदस्यीय परिषद बनाई जाएगी। ठीक है, भारत परिषद इसी को कहा जाएगा, यानी कि भारत का जो राज्य सचिव होगा और उसके साथ जो 15 अन्य सदस्य होंगे, वो 16 लोगों का पूरा संगठन होगा, उसको मिला के भारत परिषद कहा गया है। ठीक है,
इसका कार्यालय भी बनाया गया था 1858 के एक्ट के तहत। ठीक है। और जो इसका वेतन था वो कहा गया कि भारतीय राजस्व से ही दिया जाएगा। देख रहे हो इनकी ग्रैंड मस्ती, है ना। यही कहा गया है कि ये लोग सीधे सीधे रूल करना केवल चाहते थे, अपनी जेब से एक पैसा नहीं लगाना चाहते थे। समझ रहे हो। इसी वजह से इनके हाथ से अमेरिका निकल गया था। और ये लोग यही चाह रहे थे। इन्होंने 1833 के चार्टर एक्ट में साफ साफ, सॉरी, 1813 के चार्टर एक्ट में इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भैया अगर तुम लोग से रूल नहीं हुआ तो हम छीन लेंगे, साफ साफ बता रहे हैं अभी से। ठीक है। इन लोग को एक्चुअल में बहाना चाहिए था कि यार कुछ ऐसा हो जाए। इन्होंने ही भैया भड़काया था कुछ लोगों को। जो आपकी गन्स आई थी ना, जो मंगल पांडे के टाइम पे आई थी, वो गन्स जानबूझ के भेजी गई थी क्योंकि ये लोग समझ चुके थे। ठीक है। गुप्त समिति का गठन इसीलिए नहीं किया गया था कि आप जाके केवल देखो क्या हो रहा है। ठीक है। इन लोगों को डर लगने लगा था कहीं यार भारत भी अमेरिका की तरह हमारे हाथ से ना निकल जाए। जो प्रॉफिट आ रहा है, ये लोग यार भिखारी भिखारी के खानदान से थे। समझ रहे हो। सामान लेते थे, बेचते थे, उससे जो पैसा आता था उससे इन लोग का घर चलता था। ठीक है। ये राजा रानी जो बने घूम रहे हैं ना ठाट बाट से, ये कुछ भी नहीं था इनके पास। झोपड़ों में रहते थे, उसको महल कहते थे ये लोग। ठीक है। खैर, हमारे लोग जो थे, मीर जाफर और आपके कुछ अन्य गद्दार, जो कि हमेशा से भारत के राजाओं के साथ, और भारत के राजा भी माशाअल्लाह थे यार। अगर किसी को मार लगती थी तो ये लोग हंसते थे कि अरे वो तो मार खाए हैं। अरे यार कल को तुमको भी पड़ेगी। और ऐसे ही सबको पड़ा था। किसी को 2 तमाचे पड़े, किसी को 3 पड़े। जब इन अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था ना, उस समय मराठा हंस रहे थे। सुजाउद्दौला उस समय हंस रहे थे। सुजाउद्दौला को ऐसा मत समझिएगा कि ऐसा वैसा कोई नवाब था, केवल नहीं। उसके पास उस समय की सबसे आधुनिक तोपें हुआ करती थी। ये लोग आपस में ही लड़ मड़ रहे थे। 1761 का जो आपका पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, उसमें अगर सुजाउद्दौला मराठों का साथ देता तो शायद अहमद शाह अब्दाली कभी जीत ही नहीं पाता। लेकिन उसने धोखा दिया। अंत समय में मुस्लिम एकता दिखाने के चक्कर में चला गया वो। ये नहीं समझ पा रहे थे कि जो अहमद शाह अब्दाली है वो विदेशी है, वो लूटपाट करके वापस चला जाएगा, उसको कोई मतलब ही नहीं है भारत से, लेकिन हमें भारत में ही रहना है। ठीक है। खैर, अब क्या ही किया जा सकता है। जैसे जैसे आप लोग पढ़ोगे तो जानोगे ये सारी चीजें। ठीक है। हिस्ट्री शुरू करेंगे तो उसमें बताएंगे आपको सब कुछ। तो भारत के सबसे पहले राज्य सचिव कौन बने थे यार, इतनी इज्जत क्यों। सबसे पहला राज्य सचिव कौन बना था, तो वो बना था एडवर्ड स्टेनली। एडवर्ड स्टेनली। दूसरा कौन था, तो चार्ल्स वुड। ठीक है। ये सारी बातें आगे आपको पता चलेंगी कि 1919 के एक्ट में ये कहा गया था, जैसे यहाँ पे होगा ना कि इन भारत का राज्य सचिव और 15 सदस्यीय परिषद जो बनाई गई थी उसका जो वेतन होगा भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। 1858 के एक्ट में कहा गया। फिर 1919 के एक्ट में यह कहा गया था कि ब्रिटिश राजस्व से ये सैलरी दी जाएगी। वहां पे इन लोगों ने इसको तुरंत घटा दिया था। ये जो 15 सदस्य है ना, ये बढ़ते चले गए थे। जो 15 सदस्य अभी आपको दिख रहे हैं, धीरे 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 बढ़ते चले गए थे ये। और यहाँ पे आके 1919 में इन लोगों ने इसे एकदम से घटा दिया, 8 कर दिया था इन लोगों ने। ठीक है। और 1935 में तो ये कह दिया गया कि भैया इसको समाप्ति कर देते हैं, भारत परिषद को समाप्त कर दिया। और 1947 में तो भारत के जो राज्य सचिव था उसका भी पद समाप्त कर दिया। ठीक है। आगे पता चलेगा आपको। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा गया। तो इस समय जैसे मैंने बताया ना आपको, 1848 से 1856 तक डलहौजी का कार्यकाल था। फिर 1856 से आप लोग 1862 तक किसका कार्यकाल पढ़ते हो, कैनिंग का। तो वो कैनिंग जो 1856 में भारत का गवर्नर जनरल बन के आया था, 1857 में उसके टाइम पे क्रांति होती है, यानी कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो होता है। उसके बाद उसी भारत के गवर्नर जनरल को यानी कि कैनिंग को ही एक नया नाम दे दिया जाता है, भारत का वायसराय। तो कुछ बदला ही नहीं यार, आदमी तो वही है, नाम बदल देने से उसका गुण थोड़ी बदल जाएगा। ठीक है।
तो अब उसको भारत का वायसराय कहा गया और पहला वायसराय कौन था? कैनिंग था। ठीक है। और इसके बाद 1 नवंबर 1858 को कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा पढ़ी थी। कहाँ पर? तो ये पड़ी थी मिंटो पार्क, प्रयागराज, यमुना नदी के किनारे। मिंटो पार्क, प्रयागराज, यमुना नदी के किनारे ये घोषणा पढ़ी गई थी। और ये जो महारानी विक्टोरिया की घोषणा थी ना, इसको भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसमें यह कहा गया था कि भैया हम भारतीयों को आर्थिक समानता देंगे, यानी कि इकोनॉमिक इक्वालिटी, ठीक है, राजनीतिक स्वतंत्रता देंगे, पॉलिटिकल फ्रीडम, और इनकी संस्कृति का संरक्षण करेंगे। ठीक है। ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था भाई। तो इसी वजह से इसको भारतीयों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, या फिर भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1858 का जो चार्टर एक्ट, सॉरी 1858 का भारत शासन अधिनियम जो आया था। इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें कहा गया कि भारतीयों का शासन में सहयोग बढ़ाया जाएगा। ठीक है। वायसराय के साथ एक 5 सदस्य का गठन किया गया, उसको कहा गया कार्यकारिणी। ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, जो मैंने बताया ना, वायसराय के जो जो 5 सदस्य थे उनको कार्यकारिणी कहा गया, यानी कि एग्जीक्यूटिव कहा गया, और इनको कहा गया कि ये सरकारी सदस्य होंगे। और इसके अलावा 6 से 12 सदस्य अतिरिक्त होंगे, यानी कि एडिशनल मेंबर होंगे। और ये इनको कौन बढ़ा सकता है? इनको बढ़ा सकता है वायसराय। और इसमें जो भी होंगे वो आधे भारतीय होंगे और ये विधि बनाने में सहायता करेंगे। ठीक है। और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। और ये गैर सरकारी सदस्य, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। ओके। इनका कार्यकाल कितना होगा? 2 साल का होगा। ये आपका यूएनओ का जो पूरा कंसेप्ट है वो यहीं से आया था। ठीक है। जो आपके 5 सदस्य होते हैं वो फिक्स होते हैं रक्षा परिषद में। ठीक है। और 10 अन्य जो आपके अस्थायी सदस्य होते हैं हर 2 वर्ष में चुने जाते हैं। ठीक है। जिसमें आपके सर्वाधिक बार कौन है? जापान है। दूसरे नंबर पे आपका भारत है। ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। और इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति करेगा वायसराय। यहाँ पर गैर सरकारी सदस्यों के रूप में 3 भारतीयों को जोड़ा गया था, जिसमें आपके पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, बनारस के महाराजा ईश्वरी प्रसाद नारायण और सर दिनकर राव थे। ठीक है। 1861 के एक्ट में यह कहा गया कि वायसराय को अध्यादेश बनाने की शक्ति दी जाती है। ठीक है। परिषद की सहमति होना आवश्यक नहीं है। कितने दिन के लिए होगी? तो 6 महीने के लिए होगी। जो अध्यादेश होगा वो 6 महीने के लिए होगा। प्रांतीय नियंत्रण किसके अंतर्गत होगा? किसके अंतर्गत होगा? वायसराय के अंतर्गत। वायसराय नए प्रांतों का गठन भी कर सकता है, प्रांतों की सीमा पर परिवर्तन भी कर सकता है, और प्रशासकों की नियुक्ति भी कौन कर सकता है? वायसराय कर सकता है। इस समय ये सारी शक्तियां किसको हैं? तो ये सारी शक्तियां आर्टिकल 3 के अंतर्गत संसद को है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रांतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई। ठीक है। और इसमें यह कहा गया कि वायसराय की स्वीकृति जरूरी होगी। ठीक है। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों को फिर से, जो 1833 के चार्टर एक्ट में मना कर दिया गया था कि भैया आप पूरे भारत के लिए कौन बनाएगा? भारत का गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद ही विधि बनाएगी। अब आपका कोई काम नहीं है। वो राइट्स फिर से दिए गए। ठीक है। तो यहां से होता है आपका विकेंद्रीकरण का आरंभ। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का स्टार्टिंग होता है। ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि डिसेंट्रलाइजेशन का आरंभ कहाँ से होता है, यानी कि विकेंद्रीकरण का आरंभ किस एक्ट के तहत देखने को मिलता है, तो आप क्या कहेंगे? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है। प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई। 1862 में सबसे पहले बंगाल में विधान परिषद की स्थापना की जाती है। ठीक है। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत होती है। कैनिंग इसकी शुरुआत करता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग मंत्री। तो इसमें आपके 5 मंत्रालय जो गठित किए गए, जिसमें से आपका गृह मंत्रालय,
वित्त मंत्रालय, राजस्व, कानून और सैन्य। इसके अलावा जो छठवां जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 1874 में। कौन सा? पीडब्ल्यूडी। ठीक है, पीडब्ल्यूडी छठवां जोड़ा गया था 1874 में। तो अगर आपसे पूछे कि पीडब्ल्यूडी की स्थापना कब होती है तो 1874 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका भारत परिषद अधिनियम 1892। ये आपका डफरिन योजना पर आधारित था। किस पर? डफरिन योजना पर आधारित था 1892 का भारत परिषद अधिनियम। विधान परिषद केंद्र एवं प्रांतों में सीटों की वृद्धि की गई, यानी कि जो पहले आपके 6 से 12 सदस्य हुआ करते थे गैर सरकारी, उनको बढ़ा के 10 से 16 कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद प्रथम बार निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन प्रथम बार निर्वाचन प्रणाली की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, इसमें कहा गया कि गैर सरकारी सदस्य उनका मनोनयन होगा, लेकिन उनका जो निर्वाचन किया जाएगा वो नगर पालिका और विधान परिषद की जो सदस्य होंगे उनके द्वारा निर्वाचित होंगे। ठीक है, यानी कि कुछ नाम आएंगे, उन पर निर्वाचन होगा और उनका मनोनयन फिर कौन करेगा? जो जीतेंगे। मान लीजिए कि हमको 10 सदस्यों का चुनाव करना है। ठीक है, 10 सदस्यों के चुनाव के लिए 50 नाम आए, 50 में से नगर पालिका और विधान परिषद ने 20 नाम चुन के दे दिए। ठीक है, या फिर 15 नाम चुन के दे दिए। तो अब उन 15 में से मनोनयन करेगा वायसराय। ये बात कही गई थी 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। ठीक है, तो प्रथम बार निर्वाचन का जो शुरुआत होता है, प्रथम बार निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कहां से होती है? 1892 के भारत परिषद अधिनियम से। बजट पर बहस और प्रश्न पूछने की शक्ति, यानी कि अभी तक जो 1861 में मैंने आपको बताया था ना कि कमियां थी, वो यहाँ पे पूरी की गई। लेकिन यहाँ पे एक शर्त रखी गई कि 6 दिन पूर्व आपको जवाब पाने के लिए आपको सवाल डालने होंगे, यानी कि 6 दिन पहले आप सवाल डालोगे कि भाई साहब हमको ये सवाल के जवाब चाहिए। लेकिन उसमें भी ये कहा गया कि जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन के आंसर मिलने के बाद आप फिर से क्वेश्चन नहीं करोगे, यानी कि अनुपूरक क्वेश्चन जिसे कहा जाता है, वो अनुपूरक प्रश्न नहीं करोगे। ठीक है, ये कुछ चीजें कही गई थी। इसके बाद आता है आपका भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसमें आपके हिंदू मुस्लिम खाई, यानी कि फूट डालो राज करो, और जो कांग्रेस का नरम और गरम दल था उसके बीच में एक गैप पैदा करने की जो कोशिश की गई थी। ठीक है, यानी कि हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार लेके आओ, और नरम दल और गरम दल, जो कि 1907 में ही सूरत अधिवेशन के अंदर अलग हो गया था भाई साहब। ठीक है, उसमें और ज्यादा गैप लेकर आओ, यानी कि कुछ लोग अभी भी मिल रहे थे। ठीक है, यानी कि लाला लाजपत राय जैसे लोग थे जो कि आपके नरम दल में थे, लेकिन उनसे गरम दल के लोग भी प्रभावित थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं भाई। तो यहाँ पे इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले कौन था? इस समय राज्य सचिव या भारत सचिव था, और मिंटो कौन था? वायसराय था। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखिएगा, परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा के 60 कर दी गई थी। ओके, प्रत्यक्ष निर्वाचन आरंभ होता है लेकिन सीमित मताधिकार के साथ। सीमित मताधिकार मतलब जो लोग कर देते हैं, जिनके पास संपत्ति अधिक है, वही लोग केवल निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। ओके, प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। ठीक है, और पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। ठीक है, और यहाँ पे किसको सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल में सबसे पहले अधिकार किसको मिला था? तो वो मुस्लिमों को मिला था। ठीक है, प्रथम बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, यानी कि जो उसकी डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव थी,
उसमें एक भारतीय शामिल होता है जिसे कहा जाता है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है। और भारत सचिव की जो परिषद थी, जो 15 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद थी, उसमें 2 सदस्य शामिल हुए भारतीय, वो थे केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है। तो यहाँ तक की बात हो गई, आपको आई होप पसंद आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं आगे। और जैसा बुक में आपको पता चला था कि पृथक निर्वाचक प्रणाली को जो संस्थापक माना जाता है वो मिंटो को माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। भारतवर्ष के में सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन आया था, कौन से? तो बी में 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसके द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था और ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन आ गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, इसमें यह कहा गया कि 1 अगस्त 1858 को यह पारित किया गया था, नहीं, 1 नवंबर 1858 को यह पारित किया गया था। किसने महारानी विक्टोरिया की घोषणा पड़ी थी? तो वो था कैनिंग। कहां से? मिंटो पार्क, प्रयागराज, यमुना नदी के किनारे। ठीक है, तो पहला गलत हो गया, 1 अगस्त को नहीं 1 नवंबर को हुआ था। ठीक है, भारत पर शासन करने की शक्ति रानी के पास थी, सही बात है। भारत की बेहतर सरकार के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था, सही बात है। और सिविल सेवा का प्रारंभ किया गया था, नहीं, सिविल सेवा का प्रारंभ तो भाई साहब 1833 में इसकी कोशिश की गई थी, 1853 में इसको स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो केवल एक, अच्छा गलत पूछा है क्या? हाँ गलत पूछा है भाई, तो 1 और 4 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858 के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता प्राप्त स्थापित की थी। ये क्या हो गया? ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता प्राप्त स्थापित किया। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। अच्छा, ये कहा गया है कि ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन ले लिया था। हाँ सही बात है। ठीक है, ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत पहला कानून बनाया था। हाँ सही बात है, ब्रिटिश संसद ने प्रत्यक्ष रूप से पहला कानून ही बनाया था। अभी तक अप्रत्यक्ष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर लागू होता था और वो पूरे भारत पर लागू होता था। ठीक है, यह अधिनियम देश के प्रशासन में किसी भी लोकप्रिय भागीदारी के बिना पूर्ण शाही नियंत्रण के सिद्धांत द्वारा हावी था। पूर्ण शाही नियंत्रण था। ठीक है, 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, 1 नवंबर 1858 को किसकी घोषणा की कि उसके बाद भारत का एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट द्वारा उसके नाम पर शासन होगा? तो महारानी एलिजाबेथ, नहीं, महारानी एलिजाबेथ तो चार्टर एक्ट 1600 के टाइम पे थी, इस समय थी महारानी विक्टोरिया। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे भारत के गवर्नर जनरल के पद को भारत के वायसराय में बदल दिया। हाँ सही बात है। इसमें नियंत्रक बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त करके दोहरी सरकार की प्रणाली को समाप्त कर दिया। हाँ सही बात है। इसमें भारत के लिए राज्य सचिव के लिए एक कार्यालय का निर्माण किया गया जो भारत प्रशासन का पूर्ण अधिकार और नियंत्रण के साथ निहित था। सही बात है। इसने भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए 5 सदस्यीय परिषद की स्थापना, नहीं 5 सदस्य नहीं थी, 15 सदस्य थी। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, सॉरी, ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कहा गया था कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत के राज्य सचिव के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो ये कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही अगले कुछ दिनों में हम पूरी पॉलिटी को खत्म कर लेंगे, उसके बाद एक नया सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल एनवी एजुकेशन के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और उनको बताइएगा कि ऐसी एक बुक
एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान रखिए अपना, तब तक के लिए धन्यवाद।